हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात एवं परिवहन। ठीक है, तो अच्छा, कल भी जो शेड्यूल था तो बाई मिस्टेक मैंने उसमें मॉडर्न हिस्ट्री मैंने अपलोड कर दी थी, जबकि कल भी इंडियन ज्योग्राफी का ही शेड्यूल था और उसमें आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड मुझे वीडियो डालना था। तो उस वीडियो को, वो एक वीडियो को मिस हो गया, उसको मैं आगे पीछे कभी उसको अपलोड कर दूंगा इंडस्ट्री को, क्योंकि हम लोगों ने मिनरल्स तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिए थे। मिनरल रिसोर्सेज जो खनिज संसाधन है, उस खनिज संसाधन से, मिनरल रिसोर्सेज से भी रिलेटेड एक वीडियो में डालूंगा आपको, जिसमें हम लोग जो एनर्जी मिनरल्स हैं जैसे पेट्रोलियम, कोल, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन सबसे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक इंडस्ट्री का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्या है, अगर क्यों जो है ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम ट्रेवल ही नहीं कर सकते, ना हमारा जो लगेज है, सामान है, माल है, ना ही उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना संभव है। तो ट्रांसपोर्टेशन या यातायात की ये जो यातायात है वो प्रत्येक देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, कोई भी अगर देश है, उसको अगर अपना डेवलपमेंट करना है, उसको अपना विकास करना है, तो उसको जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता होगी। ठीक, क्योंकि उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन से हम यात्रियों को, माल को, ठीक है, जो हम इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली पहुंचा सकते हैं। पूरे हम देश के अंदर इन ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स के द्वारा हम कनेक्टिविटी स्थापित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के साधनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट की जब बात करेंगे, परिवहन की, तो इसको हम लोग चार भागों में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट के हमें चार मीडियम दिखाई देते हैं। कौन कौन से? सबसे बड़ा और सबसे मुख्य सड़क परिवहन, सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख सड़क परिवहन, क्योंकि सड़क परिवहन ही एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है जिससे हम जो हमारा जो यात्री परिवहन है उसका लगभग 80% भागीदारी निभाता है ये सड़क परिवहन। और जो हमारा जो लगेज ट्रांसपोर्टेशन है, माल परिवहन है, उसका लगभग 65% ये अकेले भूमिका निभाता है। यानी कि हमारे यात्रियों को, सभी मीडियम में से जो यात्री हैं, यात्रियों का जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन है वो लगभग 85%, और माल का एक जगह से दूसरे जगह तक आवागमन लगभग 65%। ठीक है, तो पहला हो गया सड़क परिवहन, सबसे मुख्य, सबसे बड़ा। दूसरा हम बात करें जल परिवहन, सड़क परिवहन हो गया, दूसरा जल परिवहन, तीसरा रेल परिवहन, और चौथा वायु परिवहन। ये चार ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हमको दिखाई देते हैं। या तो हम बाई रोड ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, या तो बाई वाटरवेज, बाई रेल, या फिर बाई एयर। अब जो सड़क परिवहन है, इस सड़क परिवहन को भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जो सड़क परिवहन है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम देख लें। सड़क परिवहन के अंतर्गत हमको दो चीजें पढ़नी है। एक तो महत्वपूर्ण सड़क पढ़ने हैं हमको, ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं पढ़नी है। तो हमको क्या पढ़ेंगे? एक तो हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे सड़कों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रोड पढ़ेंगे, सड़कों के प्रकार। ठीक, जैसे कि नेशनल हाईवेज हम पढ़ते हैं, स्टेट हाईवेज पढ़ते हैं, फिर सिटी और डिस्ट्रिक्ट रोड्स पढ़ते हैं, फिर हम विलेज रोड्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सड़कों का हम प्रकार देखेंगे, महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं क्या क्या चलाई जा रही हैं उसको हम लोग देखेंगे। जब हम लोग जल परिवहन पढ़ेंगे, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तो इसी तरीके से जो जल परिवहन है उसमें भी हम
इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो बंदरगाह, क्योंकि बंदरगाह ही एक ऐसे जरिए हैं जिससे हम लोग जो बाहर के देश हैं, बाहर के देशों के साथ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हमें सुविधा प्राप्त होती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो फैसिलिटी है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो बंदरगाह हैं, ठीक है, जो पोर्ट्स हैं वो निभाते हैं। तो ये जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है हमारे यहाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। फिर इस जल परिवहन में हमको देखना है जलमार्ग। एक तो हम लोग देखेंगे पोर्ट्स, कौन कौन से मुख्य पोर्ट हैं उसमें हम लोग बात कर लेंगे, क्या उनकी विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप पढ़ेंगे जलमार्गों के बारे में कि अगर जो है हमको यात्रियों का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए जलमार्गों का निर्माण किया गया है। या फिर अगर हमें मालों लगेज का परिवहन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसके लिए भी जलमार्गों की आवश्यकता होगी। तो जब हम लोग अभी जलमार्ग पढ़ेंगे तो इन जलमार्गों को भी हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो जलमार्ग हो जाएगा अंतर्देशीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, एक तो अंतर्देशीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो देश के अंदर भी कुछ वाटर रूट्स बनाए गए हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो देश के अंदर जो वाटर रूट्स हैं उसको भी हम लोग तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक तो नदी परिवहन, दूसरा नहर परिवहन और तीसरा झील परिवहन। ठीक है, तो जो वाटर रूट्स हैं, इन वाटर रूट्स का भी विकास तीन तरीके से किया गया है, नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से और नहर के माध्यम से। तो जो वाटर रूट्स हैं वो तीन तरीके से डेवलप किए गए हैं। जो बंदरगाह है, मुख्य रूप से बंदरगाह क्या करते हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, जो पोर्ट्स है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग रेल परिवहन की बात करेंगे तो रेल परिवहन में भी हमें कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि रेलवे का विकास हम देख लेंगे, रेलवे जोन्स देख लेंगे, मेट्रो देख लेंगे और कुछ नई जो ट्रेनें चली हैं उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है ये भी हम देखें। तो हम रेल परिवहन पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे रेल का विकास, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लेंगे, रेल का विकास पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसमें रेलवे जोन देख लेंगे, रेलवे जोन को, ठीक है, कितने रेलवे जोन है, कहाँ कहाँ पे हैं। फिर हम इसी में हम लोग पढ़ लेंगे मेट्रोस, पढ़ लेंगे मेट्रो के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ लेंगे कुछ नवीन ट्रेनों के बारे में, नवीन ट्रेनों के बारे में पढ़ लेंगे। जब हम रेलवे का विकास पढ़ेंगे, रेल का विकास, उसी में हम लोग थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि स्टीम एनर्जी और स्टीम एनर्जी से चलने वाले इंजन पहले आए, फिर कोयले वाले आए, फिर उस तरीके से डीजल वाले, अब जो है बिजली के द्वारा चल रहा है इंजन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से। उसी तरीके से जब हम वायु परिवहन पढ़ेंगे तो वायु परिवहन को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, राष्ट्रीय या अंतर देशीय हम इसे बोले। ठीक है, जिसे हम लोग डोमेस्टिक बोलते हैं, डोमेस्टिक, और एक जो है इंटरनेशनल। एक तो अंतर्देशीय हो जाएगा और एक अंतरराज्यीय हो जाएगा। ठीक है, तो वायु परिवहन हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे कुछ, और कुछ डोमेस्टिक यानी कि अंतर्देशीय हवाई अड्डे होंगे। तो इतना चीजें हमको पढ़नी है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत। इसी में जो है जैसे रेलवे है तो रेलवे भी यात्रियों का भी परिवहन करती है और साथ ही साथ लगेज का भी परिवहन करती है। ठीक है, अगर एयरवेज की हम बात करते हैं तो उसमें भी यात्रियों का भी परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और लगेज का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटरवेज की अगर हम बात करें तो जो विदेशों के साथ सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सुविधा प्रदान करता है वो प्रदान करते हैं पोर्ट्स यानी बंदरगाह। तो कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि विदेशों के साथ सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भागीदारी किस मीडियम के द्वारा की जाती है, तो वो है वाटरवेज के द्वारा यानी कि बंदरगाह के द्वारा।
जब हम बंदरगाह देखेंगे तो बंदरगाहों को भी हम लोग देखेंगे कि 13 जो है बड़े बंदरगाह देखेंगे, 13 बड़े बंदरगाह देखेंगे और लगभग 184 के आसपास छोटे बंदरगाहों को हम लोग देखेंगे। तो ये जो 13 बड़े बंदरगाह हैं यही हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो बाहरी देशों से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसका लगभग 70% जो लोड है वो यही उठाते हैं। 70% जो भागीदारी है तो ये 13 बड़े पोर्ट्स ही निभाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक चीज को बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में। तो पहले हम रोड ट्रांसपोर्टेशन या सड़क परिवहन देखेंगे। जब हम लोग सड़क परिवहन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इसमें 3 संस्थाएं दिखेंगी जो कि सड़क परिवहन का प्रबंधन, उसका निर्माण, उसकी देखरेख, ठीक है, मरम्मत आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, आदि के कार्य करते हैं। उसमें हम देखते हैं एक तो है आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक है आपका स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 3 है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम बात करें, स्टार्ट करते हैं टॉपिक NHAI से। देखिए जो NHAI है इसका गठन 1988 ईस्वी में किया गया। गठन इसका कब होता है? 1988 में होता है NHAI का गठन। उसके बाद हम देखते हैं कि 1999 में NHAI के द्वारा 1999 में NHAI के द्वारा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। और इस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो सड़कें हैं इनके विकास के लिए 7 चरणों को निर्धारित किया गया। यानी कि जो रोड वगैरह हैं, जो पुल हैं, ओवरब्रिज हैं, इन सभी के निर्माण के लिए यह 7 चरणों में एक सड़कों का जाल बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब हम उन 7 चरणों की बात करेंगे। ठीक है, यानी NHAI के NHDP के द्वारा, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1999 में चलाया गया, उसके द्वारा 7 चरणों में कार्य करने को निर्धारित किया गया। यानी जो कार्य है उसको, अपने लक्ष्यों को 7 चरणों में पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया। ठीक है, चलिए कुछ चीजें जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप रोड में जाते हैं तो आपको कुछ दूरी पे माइलस्टोन लगे हुए मिलते हैं, कुछ दूरी पे कुछ इस तरीके की आपको संरचना बनी हुई मिलती है ना। ऐसे यहाँ पे इसका कलर कुछ अलग होता है, व्हाइट होता है, ऊपर का कलर अलग होता है। तो हम देखेंगे अगर जो है ऊपर का जो कलर है, ठीक है, ऊपर का कलर अगर आपको येलो दिखता है, ऊपर का कलर अगर आपको येलो दिखे, ऊपर का जो कलर है येलो दिखे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप जिस रोड पे चल रहे हैं, जिस सड़क पर चल रहे हैं, वो नेशनल हाईवे है। वो क्या है? वो नेशनल हाईवे है। ठीक है, अगर जो है उस माइलस्टोन के ऊपर कलर येलो है तो वो नेशनल हाईवे है। यहाँ पे किलोमीटर्स वगैरह लिखे रहते हैं, डिस्टेंस लिखी रहती है। अगर जो है ये ऊपर का जो कलर है ये अगर ग्रीन हो तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेट हाईवे है। ठीक है, अगर ये ऊपर का जो कलर है वो ब्लैक कलर का हो तो ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट रोड है। आप इस पे चल रहे हैं, वो क्या है? वो जिला सड़क है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड है इनके जो बनाने की जिम्मेदारी है, मरम्मत, निर्माण, देखरेख की जो जिम्मेदारी है वो जिला परिषद, नगर निगम, नगर निकाय, सांसद निधि, इनके द्वारा इनका विकास किया जाता है।
ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट रोड है इनका विकास किसके द्वारा किया जाएगा, इनका अगर हम विकास की बात कर लें डिस्ट्रिक्ट रोड के, तो डिस्ट्रिक्ट रोड का जो विकास है वो किया जाएगा जिला पंचायत, नगर निगम, सांसद निधि, ठीक है, इत्यादि के द्वारा इनकी मरम्मत, देखरेख, निर्माण, इन सभी का प्रबंधन का कार्य, ठीक है, मैनेजमेंट का कार्य। जो स्टेट हाईवे हैं इनके निर्माण, मरम्मत और प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा होता है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। नेशनल हाईवे का, जो नेशनल हाईवे है इनका NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI के द्वारा। इसी तरीके से अगर आपको जो माइलस्टोन है, वो माइलस्टोन का जो ऊपर का कलर है, ये जो ऊपर का कलर है, ये ऊपर का कलर अगर आपको ग्रे कलर का दिखता है, ऊपर का कलर अगर आपको ग्रे दिखता है तो मतलब कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं वो विलेज रोड है। वो क्या है, वो किसी गांव की सड़क है, जिस सड़क के द्वारा उस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा गया है, डिस्ट्रिक्ट यानी क्या है, विलेज रोड है। और इस विलेज रोड के निर्माण, प्रबंधन आदि की जो जिम्मेदारी है, निर्माण, प्रबंधन, मरम्मत आदि की जिम्मेदारी ये प्रधान की होती है, ठीक है। ये किसकी होती है, ये प्रधान की होगी। जो गांव का जो मुखिया होगा, यानी जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है, ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाओं की जिम्मेदारी होती है विलेज रोड के डेवलपमेंट की, ठीक है। चलिए आप लोग देखते हैं कि जो प्रधान है वो प्रधान जो है दो योजनाओं के तहत इन विलेज जो ग्रामीण सड़कें हैं, इन ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराता है। एक तो मनरेगा, ठीक है, और दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। यानी जो ग्रामीण सड़कें हैं इनका विकास, एक तो मनरेगा जो स्कीम चलती है उसके द्वारा इनका निर्माण कराया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, प्रधान करता है। और दूसरा क्या है, दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो इस प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए भी ग्रामीण सड़कों का विकास कराया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड का विकास, इसकी जो मॉनिटरिंग है एक तरीके से किसके अंडर में होगी, राज्य सरकार होगी, क्योंकि जिला पंचायत क्या है, उन्हीं का हिस्सा है। और ठीक है, चलिए ये हो गया, ये आपके महामार्ग हो गए, स्टेट हाईवेज या राज्य महामार्ग। अब कुछ चीज फैक्टर चीजें यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया, जो ये सड़क परिवहन है, ये सड़क परिवहन, इस सड़क परिवहन के द्वारा यात्री परिवहन का लगभग 80% जो भार है वो वहन किया जाता है, और माल परिवहन का लगभग 65% भार वहन किया जाता है, ठीक है। यानी कुल जितना भी यात्रियों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 80% अकेले सड़क परिवहन के द्वारा वहन किया जाता है, और कुल जितना भी देश के अंदर माल का परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसका 65% सड़कों के द्वारा वहन किया जाता है, सड़कों के द्वारा जो है किया जाता है, पूरा किया जाता है। अगर हम कुल सड़कों की लंबाई की बात करें, कुल सड़कों की लंबाई कितनी है सर भारत में, ठीक है। अगर कुल जो रोड्स हैं इनकी लेंथ की बात करें तो लगभग जो है 55 लाख के आसपास, लगभग 55 लाख किलोमीटर। 1.5 साल का आंकड़ा है मेरे पास, तो उस समय 53,17,000 किलोमीटर के आसपास ही, 53,17,000 किलोमीटर के। अभी नया मैंने डेटा देखा नहीं है, तो लगभग 55 लाख किलोमीटर के आसपास आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको, 54 लाख से 55 लाख के बीच में होगा इसका जो डेटा है, ठीक है। तो 2 साल पहले का जो डेटा है मेरे पास, उसके बाद मैंने अभी अपडेट भी नहीं किया है। तो उस समय 53,17,116 किलोमीटर की इसकी लंबाई,
तो इस समय फिलहाल मुझे लग रहा है कि 54 से 55 लाख के आसपास होनी चाहिए। कुल सड़कों की लंबाई हमने देखी 55 लाख किलोमीटर। उसके बाद हम एक पॉइंट और हमको देखना है कि विश्व में सड़कों की लंबाई के लिहाज से, सड़कों की लंबाई में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है ना। विश्व में सड़कों की लंबाई में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है अमेरिका का। अमेरिका के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है सड़कों की जो जाल है, सड़कों के जाल है, सड़कों के विकास के लिहाज से, ठीक है। सड़कों की उपलब्धता के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत का दूसरा स्थान है और पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। अब जो सड़क है इनके विकास के लिए हम देखेंगे कुछ चरणों में, भिन्न भिन्न चरणों में कार्य किए गए। देखिए सड़कों के विकास के लिए, सड़कों के विकास के लिए सर्वप्रथम एक योजना लाई गई और उस योजना को कहते हैं, उस योजना को नाम दिया गया 1943 का नागपुर योजना। 1943 में एक योजना आती है नागपुर योजना, और इस नागपुर योजना के तहत, नागपुर योजना के अंतर्गत जो सड़कें हैं इनके विकास को 4 भागों में बांटा गया। जो सड़कें हैं इनके विकास को 4 भागों में बांटा गया। वही राष्ट्रीय राजमार्ग, नागपुर योजना के तहत सड़कों के विकास को 4 भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर दूसरा है राज्य महामार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें एवं ग्रामीण सड़कें। जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, ठीक। तो नागपुर योजना के द्वारा क्या हुआ कि जो सड़कों के विकास को 4 चरणों में चरणबद्ध करने की योजना बनाई गई। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सड़कों का विकास होगा, फिर राज्य महामार्ग के रूप में सड़कों का विकास होगा, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, निर्माण वगैरह, ये केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य महामार्ग राज्य सरकारों के द्वारा। जो जिला सड़कें हैं ये स्थानीय जो प्रशासन है इसके द्वारा होगा, जैसे जिला पंचायत हो गई, नगर निगम हो गए। और जो ग्रामीण सड़कें हैं इनका निर्माण ग्राम पंचायतों के द्वारा, ठीक है, जिसमें विभिन्न योजनाएं हैं। बशर्ते उस समय जब नागपुर योजना थी उस समय तो ये स्थानीय निकाय इस तरीके से थे नहीं, लेकिन नागपुर योजना के तहत इन 4 भागों में 4 लेवल पर सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई थी। अगर हम फिलहाल में देखते हैं, फिलहाल में भी इसी तरीके से 4 लेवल पर योजनाएं हैं, और अभी वर्तमान में इसी तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन, जिला पंचायतों और संसद निधि वगैरह के द्वारा, और ग्राम पंचायतों के द्वारा, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो जो नागपुर योजना है इसी के आधार पर ही सड़कों का निर्माण हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जो 7 चरणों के अधीन इन जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है इसका विकास किया जाना था, उन 7 चरणों के अधीन, तो वो 7 चरण कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम लोग उन 7 चरणों की बात करेंगे। 7 चरण कौन कौन से हैं? मैंने वो तो आपसे बात कर ही ली है कि 1988 में एनएच, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो 7 चरणों में इस काम को पूरा किया जाना था, तो उसके लिए क्या होता है कि 1988 में एनएचएआई का गठन किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक संगठन का निर्माण, उसका निर्माण किया गया। उसका क्या नाम है? एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक विभाग का निर्माण किया गया एनएचएआई।
अब जो NHAI है इसने अपने कार्य को संचालित करने के लिए, वही 1999 में पहले ही बात कर चुका हूँ, 1999 में NHAI के द्वारा NHDP कार्यक्रम चलाया गया। अब जो NHDP कार्यक्रम है 7 चरणों में कार्य को पूरा करेगा। NHDP प्रोग्राम के अंतर्गत 7 चरणों में पूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण की हम बात करें तो प्रथम चरण है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। जब हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में आएगा आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये प्रथम चरण के अंतर्गत, जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के विकास की योजना बनाई गई, यानी एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्लान बनाया गया। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर सड़क का निर्माण की योजना बनी। ठीक है, 5846 किलोमीटर लंबाई की सड़क की निर्माण की योजना बनी, यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो रोड का विकास किया गया, उस रोड की कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। इसके अंतर्गत क्या था कि 4 महानगरों दिल्ली को दिल्ली को मुंबई को चेन्नई और चेन्नई को कलकत्ता और कलकत्ता को वापस से दिल्ली से जोड़ने की योजना बनाई गई, यानी दिल्ली को मुंबई को चेन्नई और चेन्नई को कोलकाता, यानी इन 4 महानगरों को आपस में जो जोड़ने की सड़क के द्वारा जोड़ने की जो योजना बनाई गई, इसी योजना को नाम हम देते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। देखिए चतुर्भुज बन गया ना, तो इसी को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत हम देखेंगे जो दिल्ली से मुंबई की ये जो रोड है इसकी लंबाई है कुल 1419 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो मुंबई से चेन्नई की जो रोड है उसकी कुल लंबाई है 1290 किलोमीटर, यानी जो हाईवे बनाया गया दिल्ली से मुंबई के लिए इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत, उसमें दिल्ली से मुंबई की लंबाई कितनी है? कुल 1419 किलोमीटर। मुंबई से चेन्नई की लंबाई है 1290 किलोमीटर। चेन्नई की कोलकाता से लंबाई है 1684 और कोलकाता से दिल्ली की लंबाई है 1453 किलोमीटर। ठीक, तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत हमने देखा इतने किलोमीटर लंबाई की राजमार्गों का निर्माण किया गया, इससे जो इन 4 महानगरों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसके तहत सबसे लंबी जो सड़क है वो कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो देखिए चेन्नई से कोलकाता वाली जो सड़क है वो सबसे लंबी है 1684 किलोमीटर। और अगर पूछा था सबसे छोटी सड़क कौन सी है उनमें से, तो मुंबई से चेन्नई वाली 1290 किलोमीटर। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हो गई इसकी और इसकी मिनिमम लेंथ। ये चीज आपको याद रखनी है। एक तो जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब हम दूसरा चरण देखेंगे, तो दूसरे चरण के अंतर्गत क्या योजना थी? जो द्वितीय चरण है, इस द्वितीय चरण के अंतर्गत 2 कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई। ठीक है, एक नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, यानी कि एक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और एक ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, 2 कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट जो कॉरिडोर है ये कहां से कहां तक होगा? ये पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम तक। ठीक है, पोरबंदर से
गुजरात से असम तक, और नॉर्थ टू साउथ जो कॉरिडोर है ये कहां से कहां तक, श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। ये जो दोनों जो कॉरिडोर है, साउथ टू नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, ये दोनों कॉरिडोर एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उस जगह का नाम है झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में ये दोनों कॉरिडोर आपस में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, पूछा जाएगा कि नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर और पूरा पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, या एक दूसरे या फिर कहां पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो उस स्थान का नाम है झांसी। इसका हम देख लेते हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो टोटल लेंथ, अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं 7,656 किलोमीटर, कुल लंबाई की 7,656 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ की अगर बात करें, नॉर्थ टू साउथ जो कॉरिडोर है, इस नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 4016 किलोमीटर, 4016 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई है आपकी 3640 किलोमीटर। ठीक, तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है इसके अंतर्गत कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है 7,656 किलोमीटर। आपको याद रखना, आपको पूछा सकता है कि ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर की टोटल लेंथ कितनी है, कितनी सड़क का कुल निर्माण किया गया, तो 7,556 किलोमीटर सड़क का। नॉर्थ से साउथ की कुल लंबाई कितनी है, 4,016 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट की कुल लंबाई कितनी है, तो 3,640 किलोमीटर। तो ये जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया ये दूसरे चरण के अंतर्गत किया गया, इसका निर्माण भी एनएचएआई की द्वारा ही किया गया। ठीक है, और इस पे जो खर्च है वो केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया। ठीक है, इसका खर्च केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया। चलिए, हो गया द्वितीय चरण। अब तृतीय चरण की बात करें, थर्ड स्टेज में क्या काम किया गया तृतीय चरण के अंतर्गत। तो थर्ड स्टेज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 1157 किलोमीटर लंबे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको उनका जो है उनको 6 लेन में कन्वर्ट करना। जो थर्ड चरण है, तीसरा चरण, इसमें देखते हैं 1157 किलोमीटर लंबे, मतलब 1157 किलोमीटर लंबे जो राजमार्ग है, इन राजमार्गों से 1157 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 6 लेन में डेवलप करना। ठीक है, 6 लेन में जो है उसको डेवलप करना। तो तृतीय चरण के अंतर्गत क्या था कि जो नेशनल हाईवे है उन नेशनल हाईवे का 1157 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको 1157 किलोमीटर की लंबाई को 6 लेन में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये तीसरे चरण के अंतर्गत हो गया 6 लेन करना। फिर हम देखेंगे चौथे चरण के अंतर्गत क्या है। जो चतुर्थ चरण है, चौथे चरण हम लोग देखते हैं 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करना। 20,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करना। ठीक है, यानी हमारे जितने नेशनल हाईवे है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है देश के अंदर, उसमें 1157 किलोमीटर। अब वो
ये हो जाता है कुछ क्षेत्र उसका नेशनल हाईवे 2 का हो, कुछ क्षेत्र उसमें नेशनल हाईवे 4 का भी शामिल हो, कुछ कुछ क्षेत्र जो है 150 किलोमीटर का क्षेत्र नेशनल हाईवे 5 का भी शामिल हो। तो इस तरीके से तीसरे चरण के अंतर्गत कहा गया कि कुल 1157 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन में कन्वर्ट करना, 6 लेन में डेवलप करना, और 20,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में कन्वर्ट करना। ठीक है, चौथा चरण हो गया। पांचवें चरण की बात करें, पांचवें चरण में क्या, पांचवें चरण की क्या योजना थी? तो पांचवें चरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फिर से जो है पांचवें चरण में ये था कि एक बार 1157 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 6 लेन में करना। उसके बाद पांचवें चरण के अंतर्गत था कि अब 6500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को राजमार्ग को 6 लेन में करना है। तो पांचवें चरण के अंतर्गत क्या हो गया कि 6500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 6 लेन में करना। ठीक, फिर छठवें चरण की हम लोग बात करेंगे। छठवें चरण में कहा गया है, जो छठवां चरण था, इस छठवें चरण के अंतर्गत योजना थी कि 1000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण। छठवें चरण में क्या है? 1000 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेसवे का निर्माण करना। सातवां जो चरण है, सातवां और अंतिम चरण जो निर्धारित किया गया था, जो सातवां चरण एनएचडीपी के द्वारा, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो सातवां चरण निर्धारित किया गया, वो था कि इन विभिन्न राजमार्गों में विभिन्न एक्सप्रेसवे जो डेवलप किए जा रहे हैं, इनमें जो है पुल, सुरंग हो गए, फ्लाईओवर हो गए, एलिवेटेड रोड हो गए, ठीक है, इनके माध्यम से क्रॉसिंग रहित सड़क और बाईपास वगैरह का निर्माण करना। तो सातवां चरण है, इसके अंतर्गत क्या है कि इन राजमार्गों में पुल हो गए या आपके एलिवेटेड ब्रिज हो गए, ठीक, इनके द्वारा क्रॉसिंग रहित सड़क का निर्माण करना और बाईपास का निर्माण करना। बाईपास, क्रॉसिंग रहित सड़कों का निर्माण इत्यादि करना। ठीक है, इसमें कुछ टनल वगैरह भी आ जाएंगी, सुरंग वगैरह का निर्माण करना। तो पुल हो गए, ब्रिज हो गए, बाईपास हो गए, सुरंगें हो गई, एलिवेटेड रोड हो गए, फ्लाईओवर हो गए, ठीक है। तो इन सब का, तो ये क्या है, ये सातवें चरण के अंतर्गत ये प्रोग्राम था। ठीक, तो ये 7 चरण हमने देख ली एनएचडीपी के। ये 7 चरण कौन कौन से हैं और इन 7 चरणों में कैसे उसको, ये सड़क परिवहन है, इसको डेवलप करना था, रोड ट्रांसपोर्टेशन को गति प्रदान करनी थी, उसको डेवलप करना था। अब हम लोग देखेंगे देखेंगे कुछ चीजें राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम लोग कुछ फैक्चुअल चीजें देख लें। चलिए, नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज की जो कुल लंबाई है वो लगभग 1,15,000 किलोमीटर के आसपास है, 1,15,000 1,20,000 किलोमीटर के आसपास। पहला पॉइंट क्या है, कुल लंबाई लगभग 1,15,000 350 किलोमीटर समझे। इस साल ये भी डेटा बढ़ गया होगा, ये भी 1.5 साल पहले का डाटा है। तो 1,15,350 किलोमीटर, तो इसको हम लोग लगभग मान सकते हैं 1,20,000 किलोमीटर लगभग। कुल लंबाई लगभग 1,20,000 किलोमीटर के समथिंग इसकी कुल लंबाई है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ये
जो नेशनल हाईवे हैं ये भारत की कुल सड़कों का, भारत के कुल सड़कों का 2.04% है। जो नेशनल हाईवे हैं ये भारत में कुल जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों का 2.04% है। और ये जो 2% ये जो नेशनल हाईवे जो सड़कें हैं ना ये लगभग 40% सड़कों का बोझ उठाते हैं। ये जो नेशनल हाईवे है तो 2.04% कुल सड़कों की लंबाई का, लेकिन कुल भारत में जितनी सड़कें हैं इसमें जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 40% ये अकेले बोझ उठाते हैं। कुल सड़कों का है सिर्फ 2%, लेकिन कुल जितना भी उनका यूज किया जाता है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है माल वगैरह का, उसका 40% जो बर्डन है वो ये नेशनल हाईवे, ये जो 2% नेशनल हाईवे हैं यही उठाते हैं। जो 1,20,000 किलोमीटर, लगभग 1,20,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं सिर्फ ये जो यही केवल 40% टोटल बर्डन का 40% यही जो है उठाते हैं। ठीक, कुल संख्याओं की बात कर लें। कुल संख्या 247 और जो मुख्य हैं, मुख्य हाईवे हैं लगभग 64। कुल टोटल तो 247 है और मुख्य कितने हैं? मुख्य नेशनल हाईवे हैं 64। अगला देखें सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH44 नेशनल हाईवे, जो 44 है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ये सबसे लंबा है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और 3,745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है? 3,745 किलोमीटर का है। कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्लियर? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, 3,745 किलोमीटर की लंबाई है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है। सबसे छोटा अगर राजमार्ग की बात कर लें, वही अगर हम बात करें सबसे छोटा राजमार्ग ये क्या है? ये है NH47A। ठीक, NH47A। कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई इसकी मात्र 6 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? मात्र 6 किलोमीटर है। ये है कहां? तो ये जो है केरल में मालाबार तट पर एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। पंबा नदी के मुहाने पर है। पंबा नदी के मुहाने पर एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप पर है। कहां पर स्थित है ये? तो वेम्बनाड झील में एक आइलैंड स्थित है, वेलिंगटन आइलैंड, और इस वेलिंगटन आइलैंड में ही ये जो नेशनल हाईवे है ये स्थित है। क्या नाम है इसका? NH47A। कुल लंबाई है इसकी मात्र 6 किलोमीटर। पंबा नदी के मुहाने पर जो वेम्बनाड झील है केरल में, उसी वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप पर यह आइलैंड स्थित है। चलिए, अब भारत में जो नेशनल हाईवे हैं इनका स्टेट वाइज हम देख लें कि स्टेट वाइज जो है इनका क्रम क्या है। तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है। तो लंबाई के अनुसार अगर हम राज्यों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है इनकी लंबाई महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश। कुल सड़कों में अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पे आता है, लेकिन अगर नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है। ये तो गई नेशनल हाईवे के बारे में कुछ चीजें और देख लेते हैं। सब लोग कुछ जैसे हम लोग कुछ मुख्य नेशनल हाईवे देख लेते हैं। कुछ मुख्य नेशनल हाईवे देख लेते हैं। आपसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। कुछ मुख्य नेशनल हाईवे देखेंगे तो इनमें जो है
जो NH1 है, NH1, ये NH1 जो है अमृतसर से दिल्ली, NH1 अमृतसर को दिल्ली से कनेक्ट करता है। NH2 जो है नेशनल हाईवे 2, ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, ठीक है। NH1 और NH2, और इसी को मिला करके, इसी को सम्मिलित रूप से हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो शेरशाह में ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। अमृतसर से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड को हम लोग नेशनल हाईवे 1 कहते हैं, और दिल्ली से कोलकाता तक इस ग्रैंड ट्रंक रोड को हम लोग क्या कहते हैं, NH2 कहते हैं। आगे ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड था पहले ये पाकिस्तान में पेशावर तक भी जाता था, ठीक है। NH3 आपका आगरा से थाने तक जाता है। जो NH3 है ये आगरा से मुंबई के थाने तक जाता है, ठीक है। NH जो आपका 4 है वो थाने मुंबई से, ठीक। जो NH4 है, NH4 आपका मुंबई थाने से चेन्नई तक जाता है। NH4, NH5 अगर हम देखें, NH5 भी इंपॉर्टेंट है, तो NH5 चेन्नई से खड़गपुर वेस्ट बंगाल तक जाता है। NH5 चेन्नई से खड़गपुर वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। तो NH5 चेन्नई से खड़गपुर वेस्ट बंगाल तक हो गया। NH6 कोलकाता से गुजरात तक जाता है। जो NH6 है, NH6 कोलकाता से गुजरात, ठीक। NH6 आपका कोलकाता से गुजरात हो गया। NH7 आपका फजिल्का से माना तथा उत्तराखंड तक जाता है। NH7 फजिल्का से माना तथा उत्तराखंड तक जाता है। जो NH8 है, NH8 दिल्ली से मुंबई जाता है। NH8 दिल्ली से मुंबई चल जाता है। NH9 मुंबई से विजयवाड़ा। हम लोग 10 देखते हैं। NH9 दिल्ली से मुंबई, NH10 जो है ये आपका दिल्ली से फजिल्का तक, दिल्ली से फजिल्का हो गया NH10। NH11 आपका आगरा से बीकानेर हो गया। NH11 आगरा से बीकानेर, ठीक है। NH12 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो NH जो 12 है नेशनल हाईवे 12, वो जयपुर से जबलपुर जाता है। जयपुर से जबलपुर हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर NH44 की बात करें, तो NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। वो NH44 को हमने पहले देख लिया था, सबसे बड़ा NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। तो मुख्य जो है नेशनल हाईवे हमने टॉप ये 12 देख लिए। सबसे बड़ा NH44, सबसे छोटा NH47A। तो ये हो गए मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उस BRO के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के क्या कार्य हैं और उसकी क्या उपलब्धियां हैं। तो BRO के बारे में हम लोग देख लेते हैं तुरंत।
BRO, इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना 1960 में हुई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका कार्य क्या है बीआरओ का? तो देखिए जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये सेना के अधीन होती है, ठीक है। सेना के ही इंजीनियर इसमें शामिल होते हैं, सेना ही इनका डेवलपमेंट कराती है, इनका जो प्रबंधन है, इनकी मरम्मत, ये सारे का जो सेना है वही कराती है। और चूंकि सेना के अधीन है इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक विश्वसनीय संगठन है। तो बीआरओ जो है, बीआरओ सेना के अधीन है एवं सर्वाधिक विश्वसनीय संगठन है। दुर्गम रास्तों, जो दुर्गम जगह है उन पर सड़क का निर्माण का जो जोखिम है, जो कार्य है, वो बीआरओ के द्वारा ही किया जाता है। जहाँ पर नॉर्मल केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की हिम्मत नहीं पड़ती जिन क्षेत्रों पे सड़कों का डेवलपमेंट करने की, वहां पर सड़कों का निर्माण करने का जो जोखिम है, जो कार्य है, जो हिम्मत है, वो बीआरओ ही उठाता है। वो जो बीआरओ संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वही उठाता है। और सेना के जवान ही उसमें इंजीनियर की भूमिका पे सब कार्य करते हैं और सेना के जवानों के ही अधीन या नियंत्रण में, उनके मॉनिटरिंग पर बीआरओ के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ बीआरओ की कुछ उपलब्धियां, बीआरओ की कुछ उपलब्धियां एवं कार्य हम लोग देख लें। तो मेन चीज देखिए, जितने भी बॉर्डर से दूसरे देशों के से जहां पे हमारे बॉर्डर साझा हो रहे होते हैं, वहां पर सड़कों का निर्माण का कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है, या फिर ऐसे सड़कें जो सेना के लिए अति आवश्यक हैं, सेना की किसी भी पोस्ट में पहुंचने के लिए, ठीक है। कोई भी क्षेत्र में जहां सेना की छावनी पड़ी हुई है, जहां पर सेना रुकी हुई है, उन क्षेत्रों तक जल्द से जल्द पहुंच बनाने के लिए सेना के द्वारा ही, बीआरओ के द्वारा ही उन सड़कों का गठन किया जाता है, ताकि अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, कभी आवश्यकता आ जाए, तो सेना बहुत जल्द ही, त्वरित ही सेना के जो जवान हैं, सेना की जो गाड़ियां हैं, जो सामग्री है, वो जल्द से जल्द उस क्षेत्र तक पहुंच जाए। इसी वजह से बीआरओ के द्वारा सड़कों का गठन किया जाता है। और जिन क्षेत्रों में, जो क्षेत्र बीआरओ के अधीन है, जो सड़कें बीआरओ के द्वारा मेंटेन की जाती हैं, वो सड़कें आपको बिल्कुल भी ना उसमें आपको गड्ढा मिलेगा, बिल्कुल ना ही आपको उखड़ी हुई मिलेगी, बिल्कुल बेहतरीन सड़कें रहती हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम इनकी मरम्मत की जाती है, मेंटेनेंस की जाती है, घपलाबाजी भी नहीं होती, इसीलिए कहा गया है कि सर्वाधिक विश्वसनीय संगठन है, ठीक है। उपलब्धियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए तीन ऑपरेशन यहाँ पर मुख्य हैं। बीआरओ के द्वारा 3 ऑपरेशन चला करके, उनको ऑपरेशन नाम दिया गया, और 3 ऑपरेशन चला करके और सड़कों का निर्माण किया गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक है ऑपरेशन हीरक। ऑपरेशन हीरक, ठीक है। बीआरओ के द्वारा एक ऑपरेशन हीरक चलाया गया। इस ऑपरेशन हीरक के द्वारा गढ़चिरौली क्षेत्र है महाराष्ट्र का, बहुत ज्यादा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र अत्यधिक नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, ना ही केंद्र सरकार की और ना ही महाराष्ट्र राज्य सरकार की, इस क्षेत्र में जाकर के सड़कों का विकास कर दे। तब फिर जो हमारे जो बीआरओ है, इस बीआरओ ने इस जिम्मेदारी को उठाया और तब फिर सेना के जवानों ने वहां पर मौजूद रहकर, वहां पर रह करके और ऑपरेशन हीरक चला करके महाराष्ट्र के गढ़चिरौली नामक स्थान पर, जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है, इस स्थान पर सड़कों का निर्माण कराया, सड़कों का विकास कराया। फिर एक है ऑपरेशन बीकन। इस ऑपरेशन बीकन के द्वारा एक दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन बीकन। इस ऑपरेशन बीकन से क्या हुआ कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं, या हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट हैं,
इन 7 सिस्टर स्टेट के मुख्य मुख्य शहरों को, उनकी राजधानियों को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के मुख्य शहरों एवं राजधानियों को आपस में जोड़ना एवं सड़कों का विकास करना। ठीक है, तो सड़कें चूंकि डेवलपमेंट के लिए अहम रोल निभाती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में भी तुरंत पहुंच बनाने के लिए, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के विकास के लिए, उन जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनका आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक था कि उनको भी मुख्य सड़कों के द्वारा जोड़ा जाए, उन पे भी कनेक्टिविटी बेहतर की जाए। इसी वजह से बीआरओ के द्वारा 7 सिस्टर स्टेट पे, चूंकि दुर्गम क्षेत्र है, मैंने बताया कि जो दुर्गम जो क्षेत्र है वहाँ पर बीआरओ ही हिम्मत जुटा पाती है सड़कों के विकास के लिए। तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वो हिली स्टेट है, पर्वतीय राज्य है। ठीक है, समतल तो है नहीं कि उत्तर भारत का क्षेत्र है समतल है, सड़कें बिछाते हुए चले गए। तो यहाँ पर क्या है, दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, उन जंगलों को साफ करना, साथ ही साथ नक्सली क्षेत्र है। तो इन सभी क्षेत्रों में ऑपरेशन बीकन के द्वारा, बीआरओ के द्वारा ही जो सड़क है इनका विकास किया गया। फिर एक हम देखते हैं ऑपरेशन दंतक। इस ऑपरेशन दंतक के द्वारा सिक्किम और भूटान के हिल्स एरिया में रोड का गठन किया, रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया। क्या है, ऑपरेशन दंतक। ठीक है, ऑपरेशन दंतक के द्वारा क्या है, सिक्किम एवं जो भूटान से हमारे जो सीमा साझा होती है, भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्र, सीमावर्ती पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में रोड का निर्माण। ठीक है, ये ऑपरेशन दंतक है। हमने 3 मुख्य ऑपरेशन देख लिए, ऑपरेशन हीरक, ऑपरेशन बीकन, ऑपरेशन दंतक। ऑपरेशन दंतक में क्या है, सिक्किम और भूटान, एक तो सिक्किम हमारा राज्य ही है, भूटान की जो सीमावर्ती जो बाउंड्री जहाँ लग रही है सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जो पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र है उन पर रोड का निर्माण करना। क्योंकि ये सिक्किम और भूटान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं ये काफी सेंसिटिव क्षेत्र है, चाइना का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी वजह से कभी अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि हमारे सेना के जवानों को तुरंत वहां पहुंचने की आवश्यकता पड़े, इसके लिए सड़कों का निर्माण किया गया ताकि सेना के जवान और सेना की जो गाड़ियां हैं, असला बारूद सामग्री वगैरह, वो जल्द से जल्द इन प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच सके। फिर अन्य जो कार्य है उनमें हम देखते हैं कि मनाली लेह की जो सड़क है वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। मनाली लेह सड़क भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। तो उस सड़क का भी गठन बीआरओ के द्वारा ही किया गया। 5325 मीटर ऊंचाई पर स्थित सड़क है। ठीक है, मनाली लेह सड़क मार्ग कितनी ऊंचाई पर है, 5325 मीटर की ऊंचाई पर। मनाली लेह सड़क मार्ग 5325 मीटर ऊंचाई पर स्थित, इसका भी निर्माण किया गया बीआरओ के द्वारा। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है ये मनाली लेह सड़क मार्ग। फिर एक है जोजिला से कारगिल तक भी सड़क बनाई गई। जोजिला दर्रा से लेकर के जोजिला दर्रा से कारगिल तक जोजिला दर्रा से लेकर कारगिल तक भी सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया गया, बीआरओ के द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में हम देखें तो भारत बांग्लादेश के मध्य जैसे बाड़ लगाना हो या फिर जो वहां के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है उन पर सड़कों का निर्माण हो, ये सब कार्य भी बीआरओ के द्वारा किए गए। जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य तार फेंसिंग या बाड़ लगाना, क्यों, तस्करी जिससे रोकी जा सके, तस्करी रोकने हेतु। ठीक, अगर हम देखें कि जो लद्दाख के क्षेत्र में
अक्साई चीन वाले क्षेत्र में, पंगोंग त्सो लेक वाला जो क्षेत्र है वहां पर हमेशा भारत और चाइना के मध्य एक डिस्प्यूट पोजीशन बनी रहती है, तो वहां पर भी तार फेंसिंग की गई, वो भी कर बीआरओ के द्वारा किया गया। या फिर जो लिपलेख दर्रे के पास जो नेपाल बॉर्डर पर वहां सड़क का गठन किया गया, तो वो भी बीआरओ के द्वारा किया गया। तो ये सारी जो सीमावर्ती जो सड़कें हैं उन सभी सड़कों का गठन बीआरओ के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो भी सीमावर्ती सड़कें होंगी दूसरे देशों से जहां बाउंड्री साझा हो रही होगी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब जल परिवहन में अगर हम देखें तो अंतर्देशीय जल परिवहन और बंदरगाह। सड़क परिवहन हो गया। अब हम देखते हैं जल परिवहन। तो जल परिवहन को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन एवं बंदरगाह, ठीक। तो अंतर्देशीय जल परिवहन हो गया और बंदरगाह हो गया। अंतर्देशीय जल परिवहन में अगर हम देखते हैं तो भारत में कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। अंतर्देशीय जल परिवहन के अंतर्गत कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। भारत में अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं इनके विकास की संभावना भी काफी अधिक है, ठीक है। अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास की संभावना अत्यधिक है। और जब हम अंतर्देशीय जलमार्ग या वाटरवेज का हम विकास कर लेंगे तो उससे जो माल की ढुलाई है उसकी कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी। सड़क परिवहन के मुकाबले या रेल परिवहन के मुकाबले जल परिवहन की जो कॉस्ट है वो काफी कम आती है। चाहे वो जो है हम यात्रियों के परिवहन की बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं सामानों के परिवहन की, तो मुख्य रूप से जो जल परिवहन का विकास किया जा रहा है वो माल ढुलाई हेतु किया जा रहा है। तो सड़क परिवहन, वायु और रेल परिवहन के कंपैरिजन में जो जल परिवहन है इसमें माल ढुलाई का खर्च काफी कम आता है। तो इसी वजह से हम लोग अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास की संभावना तलाश रहे हैं। और इसके विकास के लिए मैंने बताया था नदियों के सहारे जल मार्गों का निर्माण किया सकता है, झीलों के सहारे और नहरों के सहारे। नदियों, झीलों और नहरों के द्वारा हम अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास कर सकते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास करते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ संस्थान भी हैं जो अंतर्देशीय जल परिवहन है इनके विकास